भैरव और उसके सभी साथी किरण देवी को रोकना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वे सभी किरण देवी को रोक सकें। जबकि वहीं दूसरी ओर किरण देवी चुनाव में नामांकन करने के बाद अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी। वो नामांकन कराने के बाद सीधे अपनी हवेली पर आ पहुंची। किरण देवी के खास अर्नब, अमरेंद्र और वे सभी लोग भी उसके साथ ही थे जो किरण देवी के साथ चुनाव में नामांकन कराने गए थे। अमरेंद्र वाह, अर्नब वाह, चल अब बता कि अब आगे का क्या रेखा है। जानत है ना कि हमका ये चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे इसके लिए हमका कुछ भी करे के पड़ी। किरण देवी की इस बात पर अर्नब और अमरेंद्र भी जवाब देने ही वाले थे कि तभी अचानक हवेली के दरवाजे पर कुछ आवाजें गूंजी। अमरेंद्र ने तुरंत ही बाहर झांक कर देखा तो देखा कि ये मंगतू और रूनी के बाकी सभी गुंडे थे। उन सभी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ लोग गंभीर थे तो कुछ गुस्से में। मंगतू सबसे आगे था और वो हवेली के गलियारे से होते हुए सीधे किरण देवी के सामने आ गया। बड़ी अम्मा, हम लोग रूनी साहब के अंतिम संस्कार से लौट आए हैं। आप बताइए कि हमें क्या करना है। हम बस हर हाल में अपने साहब के कातिल भैरव से अपना बदला लेना चाहते हैं। हाँ बड़ी मालकिन, हमें बस आपका हुक्म चाहिए कि हमें क्या करना है। हम भैरव के साथ साथ उसके पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। मंगतू और उसके दोस्त की बातें सुन किरण देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे कुर्सी पर पीछे झुकी और अपनी लंबी उंगलियों को जोड़ते हुए अमरेंद्र की ओर देखने लगी। बड़ी अम्मा, भैरव को मारने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये चुनाव जीतना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी उसके खिलाफ कुछ करते हैं तो ये इस चुनाव में हम लोगों की जीत को प्रभावित कर सकता है। अमरेंद्र, हम तो को बोल दे था कि हमका ये चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे हमका कुछों को करना पड़े। तुमको जो सूझता है करो, हमारे तरफ से तुमको पूरी आजादी है। तुमको जहाँ जरूरत हो हमका बोले। हमका ना बोल सकत हो तो मंगतू और के लोगन को बोले, लेकिन हमका हर हाल में ये चुनाव जीतना है, समझे? जी बड़ी मालकिन, इस चुनाव को जीतने के लिए हमें गांव वालों को लालच देना होगा। हमने पहले भी पैसों और अनाज के लालच में लोगों को खरीदा है, इस बार भी वही करना होगा। किरण देवी के सामने अपनी बात रखने के बाद अमरेंद्र तुरंत ही मंगतू और उसके आदमियों की ओर मुड़ गया। मंगतू, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पूरे इलाके में फैलना होगा। हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर लोगों को यकीन दिलाना होगा कि अगर इस बार किरण देवी चुनाव जीतती है तो गांव वालों की जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें रोजगार मिलेगा, अनाज मिलेगा और हाँ, पैसा भी मिलेगा। अमरेंद्र की बातें सुन मंगतू भी एकदम जोश में आ गया। बिल्कुल बड़े सरकार, आप बस हुक्म दें। हम लोग ऐसा प्रचार करेंगे कि गांव का बच्चा बच्चा भी किरण देवी के नाम की माला जपेगा। हाँ, हम लोग किरण देवी को जिताने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये किरण देवी ही हैं जिसके जीतने के बाद हम लोग अपने साहिब की मौत का बदला ले सकेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलो मंगतू, अब देर मत करो और अपने आदमियों के साथ फौरन निकलो। कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। अमरेंद्र की बात पर मंगतू और उसके साथी झटपट तैयार होकर अपने अपने इलाकों के लिए निकल गए। मंगतू और उसके आदमियों को यहाँ से भेजते ही अमरेंद्र तुरंत ही अर्नब की ओर मुड़ा। अर्नब, तुम जानते हो हम लोग सिर्फ मंगतू के भरोसे नहीं रह सकते। हाँ जानता हूँ, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए अर्नब तुरंत ही झोपड़ी के अंदर गया और जल्द ही एक बैग लेकर आ गया। दरअसल ये बैग पैसों से भरा हुआ था। चलो, मैं तैयार हूँ। अर्नब की बात पर अमरेंद्र ने पीछे मुड़कर किरण देवी के पैरों को छुआ और तुरंत ही गांव की ओर निकल गया। अर्नब और अमरेंद्र जल्द ही गांव पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही वो दोनों अपने काम में लग गए। वो लोग पैसे देकर लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रास्ते से जा रहे एक बुजुर्ग के हाथों में 500 का नोट रख दिया। बाबा, ये गांधी जी का वो 500 वाला कागज है, ध्यान से देख लो। और हाँ बाबा, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस बार बस किरण देवी को जिताना है। वो आई तो गांव में नई सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे,
तुम्हारे पोते पोतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अरे बेटा, क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल बाबा, अभी आपको जो गांधी जी दिया है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चुनाव के बाद और भी फायदा मिलेगा, समझे? हाँ बेटा, समझ गए। अब तो हमरा वोट किरण देवी को ही जाएगा। अमरेंद्र और अर्नब के नोट बांटने की वजह से गांव के और लोग भी इकट्ठा होने लगे। ज्यादातर लोग अमरेंद्र के हाथों में मौजूद नोटों को देखकर ललचा रहे थे। अगर हमें नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो हम वोट क्यों ना दें? हम तो किरण देवी को ही वोट देंगे। किरण देवी जिंदाबाद! किरण देवी जिंदाबाद! इधर अमरेंद्र और अर्नब पैसे से वोट खरीद रहे थे, जबकि दूसरी ओर मंगतू और उसके गुंडों की वजह से धीरे धीरे किरण देवी के प्रचार का असर हर गांव में फैलने लगा था। हर जगह उसी के नाम की चर्चा होने लगी थी। अब हर नुक्कड़, चौपाल और चाय की दुकान पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, किरण देवी। गांव के हर घर में उसकी तस्वीरें चिपकाई जा रही थी। मंगतू और उसके आदमियों ने दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे। हर कोई उसकी जीत को ही लेकर चर्चा कर रहा था। देखो भाई, अगर हमें रोजगार मिलेगा तो हमें वोट देना ही चाहिए। अब चुनाव से पहले हर कोई बड़े बड़े वादे करता है, बाद में कुछ होता नहीं है। भले ही कुछ ना हो, लेकिन अभी तो हमें पैसे मिल रहे हैं। देखो, बाकी के उम्मीदवार तो फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे, फिर किरण देवी तो दे रही है। भाई, किरण देवी को ही वोट डालना। अमरेंद्र, अर्नब और बाकी सभी की कोशिशों की वजह से चारों ओर किरण देवी का नाम गूंज रहा था, जबकि भैरव, यति और बाकी सभी ने जब किरण देवी के बढ़ते प्रभाव को देखा, तब उन सब के चेहरों पर चिंता के भाव साफ झलकने लगे। भैरव, गांव में हर जगह सिर्फ किरण देवी का नाम लिया जा रहा है। बच्चे बूढ़े हर कोई बस उसी की बात कर रहा है। हाँ भैरव, किरण देवी नाम की ये मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। हमने इतनी मुश्किल से रोनी को बेनकाब किया और ये किरण देवी खुद ही मैदान में उतर आई। अगर रोनी चुनाव में खड़ा होता तो हमें उससे निपटना आसान था, लेकिन अब किरण देवी को हराना बहुत मुश्किल होगा। वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, वो लोगों को खरीद रही है। भैरव गंभीर था, उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए खुद में कुछ सोचे जा रहा था। हमें कुछ करना होगा। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो हम लोग अपना सब कुछ खो देंगे। लेकिन भैरव, आखिर हम करेंगे क्या? मेरे पास एक रास्ता है। तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो भैरव? राघव के इस सवाल पर भैरव ने आगे जो जवाब दिया, उसे सुन राघव के साथ साथ वहां मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। वो सभी चौंकते हुए भैरव को देखने लगे। अगर किरण देवी चुनाव लड़ रही है तो उसे हराने के लिए भी कोई सामने आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि यति इस चुनाव में खड़ी हो। भैरव के इस वाक्य से सभी सन्न रह गए। यति और राघव के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, जबकि कार्तिक और पूजा एक दूसरे की तरफ चौंकते हुए देखने लगे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भैरव की इस बात पर क्या जवाब दिया जाए। भैरव, तुम क्या कह रहे हो? मैं चुनाव में? भैरव, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना बड़ा फैसला है? यति और राघव को बात करता देख पूजा भी धीरे से आगे आई। भैरव भैया, यति दीदी का चुनाव में खड़ा होना उन्हें खतरे में डाल देगा। किरण देवी बहुत खतरनाक है। वो इस चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर उसे लगा कि यति दीदी उसके रास्ते का रोड़ा बन रही है, तो वह उन्हें नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। पूजा की ये बात सुनकर भैरव सोच में पड़ गया। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ देर तक गहरी सांसें लेता रहा। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो।
मुझे यति को चुनाव में नहीं उतारना चाहिए। मैं गलत था, लेकिन फिर हम किरण देवी को रोकेंगे कैसे? पूजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यति भी चुप थी। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी समाधान की तलाश कर रहे हों। तभी राघव आगे आया। उसके चेहरे पर एक चमक साफ झलक रही थी। भैरव, तुम्हारी बात गलत नहीं थी कि हमें किरण देवी को चुनाव में हराना होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए वो यति नहीं, तुम खुद हो। राघव, मैं? हाँ भैरव, तुम किरण देवी को चुनाव में आसानी से हरा सकते हो। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए भैरव कि इस इलाके में बाबा साहेब का बहुत बड़ा नाम है। गांव के लोग उन्हें अपना मसीहा मानते हैं और तुम उनके वारिस हो। अगर किरण देवी के अलावा कोई और इस गांव में लोगों का समर्थन पा सकता है तो वो तुम हो। अगर कोई किरण देवी को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो भैरव, सिर्फ तुम। लेकिन राघव भैया, मुझे राजनीति की ज्यादा समझ नहीं है। राजनीति समझने की जरूरत नहीं भैरव, तुम्हें बस अपने लोगों के लिए लड़ना है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राघव की बातें धीरे धीरे भैरव के दिल में उतरने लगी थी। वो जानता था कि किरण देवी को हराने के लिए किसी न किसी को चुनाव नाम के इस कीचड़ में उतरना ही होगा। वो खुद में सोच ही रहा था और तभी उसे यति की भी आवाज सुनाई दी। भैरव, हम सब तुम्हारे साथ हैं और अगर कोई इस चुनाव को जीत सकता है तो वो तुम ही हो। सभी लोगों के समझाने के बाद आखिरकार भैरव भी हाँ में सिर हिलाने लगा। ठीक है राघव, मैं इस चुनाव को लड़ूंगा, लेकिन राघव, उससे पहले मैं कुछ गांव वालों से भी बात करना चाहूंगा। गांव वालों से बात? हाँ राघव भैया, मैं लोगों के जरिए भी इस बात को जानना चाहता हूं कि आखिर सच में लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। क्या वे किरण देवी से मिल रहे पैसों के बावजूद मुझे वोट देंगे? राघव भैरव के मन में मौजूद संकोच को अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए गांव वालों से मिलने की बात पर वो भी जिद में ही हाँ में सिर हिलाने लगा। भैरव, अगर तुम लोगों की राय ही जानना चाहते हो तो चलो अभी ही गांव वालों के पास चलते हैं। वैसे भी हम लोगों को चुनाव में नामांकन करवाने के लिए जाना होगा और जहां तक मुझे पता है नामांकन करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। राघव की बात पर भैरव तुरंत ही गांव वालों से मिलने के लिए निकल गया। उसके साथ कार्तिक भी वहां था और वो सभी गांव के बुजुर्गों और प्रभावशाली लोगों से मिलने के लिए सबसे पहले गांव के ही चौपाल में आ गए। वहां पहले से ही काफी सारे लोग बैठे थे और वहां आते ही राघव ने चुनाव के ही बारे में बात करनी शुरू की। अरे बाबा, क्या हो रहा है? चुनाव के बारे में बातें हो रही हैं क्या? हाँ राघव बेटा, उसी के बारे में बात हो रही थी। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किसको वोट दें। हम लोगों के पास किरण देवी के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा है। उस बुजुर्ग की बात पर राघव मुस्कुराते हुए उन लोगों के बीच आ बैठा। बाबा, एक बात बताइए, अगर भैरव इस चुनाव में खड़ा होता है तो क्या आप लोग उसे वोट देंगे? राघव की इस बात पर चौपाल में मौजूद सभी लोग पहले तो भैरव को देखने लगे और फिर वो सभी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे। अरे बेटा, भैरव तो हमरे गांव का बेटा है। अगर कोई हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा तो वो सिर्फ भैरव ही होगा। हाँ बेटा, जब भैरव चुनाव में खड़ा होगा तो हम किसी बाहरी आदमी को क्यों वोट देंगे? जब हमारा भैरव ही यहाँ से खड़ा हो सकता है तो हम उसे ही जिताएंगे ना। हाँ भाई, वैसे भी बाबा साहब ने इस गांव के लिए इतना कुछ किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ऐसे में अगर भैरव चुनाव में खड़ा होता है तो किरण देवी तो क्या, बल्कि कोई भी अपने भैरव को हरा नहीं पाएगा। चौपाल में मौजूद सभी गांव वालों की बात सुन भैरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी थी, जबकि इधर धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। और जब उन लोगों को पता चल रहा था कि भैरव चुनाव में खड़ा हो रहा है, तब वे सभी एक सुर में भैरव के साथ खड़ा होने की बात करने लगे थे। अगर भैरव खड़ा होता है तो हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो किरण देवी को कितना ही पैसा क्यों ना फेंके, लेकिन हम लोग अपने भैरव को ही जिताएंगे। गांव वालों के इस समर्थन को देखकर भैरव के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। अगर मेरे गांव के लोग मेरे साथ हैं तो मैं ये चुनाव लड़ूंगा और मैं किरण देवी को हरा कर रहूंगा। भैरव भैया जिंदाबाद, भैरव भैया जिंदाबाद।
गांव वालों को इस तरह से समर्थन करता देख भैरव बहुत खुश था। वो जल्द ही राघव और कार्तिक के साथ घर लौट आया और घर में पूजा और यति ने जब उन लोगों के चेहरे पर मौजूद आत्मविश्वास को देखा तब वो लोग भी खुश हो गए। क्या हुआ? क्या कहा गांव वालों ने? क्या क्या वो लोग हम लोगों का साथ देंगे? यति के सवाल पर राघव मुस्कुराते हुए आगे आ गया। हाँ यति, गांव के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जितने भी लोगों से बात की सबने कहा कि अगर भैरव चुनाव में खड़ा होगा तो वे उसे ही वोट देंगे। भैया ने जो फैसला लिया है वो सही है। अब किरण देवी का खेल खत्म, हम उसे हरा कर ही दम लेंगे। राघव और कार्तिक की बातें सुन पूजा और यति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यति ने आगे बढ़कर भैरव के कंधे पर हाथ रख दिया। तो फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं भैरव, हम लोग ये चुनाव जीत कर रहेंगे। यति की बात सुन भैरव मुस्कुरा उठा। वो अपने लोगों से इस तरह का साथ पाकर बहुत खुश था। जबकि तभी राघव भैरव से चुनाव के नामांकन के बारे में बात करने के लिए उसके सामने आ गया। तो भैरव, हम कल ही तुम्हारा नामांकन कराने जाएंगे। कल ही नामांकन की अंतिम तारीख है। हाँ राघव भैया, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। भैरव चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जबकि वहीं दूसरी ओर भैरव के चुनाव लड़ने की खबर हवेली तक भी आ पहुंची थी। सबसे पहले अमरेंद्र को भैरव के चुनाव में खड़ा होने के बारे में पता चला और वो तुरंत ही दौड़ते हुए हवेली की ओर भागने लगा। उसका चेहरा अचानक चिंता और घबराहट से भर गया था। भैरव चुनाव में खड़ा हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द ये खबर बड़ी मालकिन तक पहुंचानी होगी। अमरेंद्र हांफते हुए हवेली के अंदर आया। तब उसने देखा कि किरण देवी बेफिक्री से अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। का हुआ रे अमरेंद्रवा, इतना हाफ काहे रहा है? हाँ, बड़ी अम्मा, बुरी खबर है। भैरव चुनाव में खड़ा हो रहा है। किरण देवी, जो अभी तक एकदम बेपरवाह नजर आ रही थी, अमरेंद्र की बात पर अचानक चौंकती हुई उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर अचानक से गुस्से की भी लकीरें उभर आई थी। कहा भैरव चुनाव में खड़ा होने जा रहा है? हाँ बड़ी अम्मा, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे आदमियों ने तो मुझे ये भी बताया कि गांव के लोग भैरव का साथ देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। बड़ी अम्मा, हमें कुछ करना होगा। किरण देवी धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अमरेंद्र की तरह उसकी भी आंखों में परेशानी की लकीरें उभर आई थी। वो बेचैनी से कमरे में आगे पीछे टहलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। वो परेशान थी और तभी अर्नब भी वहां आ गया। अर्नब भी भैरव के चुनाव में खड़ा होने की बात जानता था, लेकिन वो अमरेंद्र की तरह घबराया हुआ नहीं था। वो शांत था और उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे भैरव के चुनाव में खड़ा होने की कोई फिक्र ही नहीं है। का रे अर्नब, तू ऐसे मुस्कुरा काहे रहा है? जानत ना हो कब भैरव चुनाव में खड़ा हो रहा है? जानता हूँ बड़ी अम्मा, और ये भी जानता हूँ कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं। भैरव ने बस चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक उसने ना नामांकन दाखिल किया है और ना ही वो जीता है। अर्नब की इस बात पर किरण देवी घूर कर अर्नब को देखने लगी। देख अर्नब, हम तुमका पहले भी बता चुकी हूँ, हमका तेरी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें समझ ना आती। साफ साफ बता, आखिर तू क्या कहना चाहता है? क्या तेरे पास इस भैरवा का कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज है बड़ी अम्मा। चल बता। किरण देवी की इस बात पर अर्नब ने किरण देवी को एक ऐसी बात कही जिसे सुन किरण देवी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराती हुई अर्नब के पास आई और उसकी पीठ को ठोकते हुए उसे शाबाशी देने लगी। मान गबो अर्नब, वाह, सच में तोहरा दिमाग चचा चौधरी से भी तेज चलत है। चल अमरेंद्र, वाह, तैयार कर। कल सुबह हम उसी वक्त चुनाव कार्यालय जाएंगे जिस वक्त वो भैरव अपना नामांकन कराने आएगा। जी बड़ी मालकिन। अमरेंद्र, किरण देवी और अर्नब को अपने अगले दिन का इंतजार था, जबकि वहीं दूसरी ओर भैरव और उसके लोगों का भी यही हाल था। वे सभी इस बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रहे थे कि अगली सुबह होते ही भैरव के साथ साथ बाकी सभी जल्दी जल्दी चुनाव कार्यालय जाने के लिए तैयार होने लगे। भैरव सफेद कुर्ता पायजामा पहने तैयार था।
जबकि उसके पीछे यति, पूजा, कार्तिक और राघव भी पूरे जोश में खड़े थे। भैरव, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे नामांकन के वक्त दिखाएंगे कि ये गांव अब अत्याचारियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। हाँ दादा, आज से हमारी असली लड़ाई शुरू हो रही है। यति और पूजा भी सहमति में सिर हिलाने लगी और जब वो सभी अपने घर के बाहर निकले तब गांव के कई और लोग भी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार थे। गांव वालों ने भैरव को देखते ही जोश में नारे लगाने शुरू कर दिए। भैरव भैया जिंदाबाद, भैरव भैया जिंदाबाद। गांव वालों के इस हुजूम को देख भैरव मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सबको इशारा किया कि अब चलने का समय हो गया है। फिर वो सभी लोग गाड़ियों में बैठकर चुनाव कार्यालय की ओर रवाना हो गए। भैरव, देख रहे हो, मैंने गांव वालों को अपने साथ जाने के लिए भी नहीं कहा था, फिर भी ये सभी हम लोगों के साथ जा रहे हैं। हाँ दादा, सभी गांव वाले हमारे साथ हैं। हम लोग आसानी से इस चुनाव को जीत जाएंगे और उस किरण देवी को पटक नहीं देंगे। राघव, कार्तिक के साथ साथ पूजा और यति भी गांव वालों के इस काफिले को देखकर खुश थे। उन्हें भी ये उम्मीद थी कि वो लोग इस चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। वो सभी पूरे रास्ते चुनाव के ही बारे में बात कर रहे थे और फिर उनका काफिला जल्द ही चुनाव कार्यालय के गेट पर आ पहुंचा। चुनाव कार्यालय के बाहर पहले से ही कुछ और उम्मीदवार मौजूद थे और जैसे ही भैरव की गाड़ी वहां पहुंची वैसे ही गांव के लोग भैरव के जोरदार स्वागत में लग गए। सभी खुशी से नारे भी लगा रहे थे। भैरव भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों के इस सपोर्ट को देख भैरव मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से उतरा और तभी अचानक सामने से आ रहे एक काफिले को देख भीड़ अचानक से शांत हो गई। भैरव भी सामने से आ रहे काफिले को देखे ही जा रहा था और तभी वो काफिला एकदम भैरव के पैरों के पास रुका। भैरव हैरान था कि आखिर इस गाड़ी में ऐसा कौन है जो ठीक उसके सामने इस तरह से रुका है। वो हैरानी से उस गाड़ी के अंदर देखने लगा था और तभी उसकी नजर जैसे ही गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स पर पड़ी वैसे ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। दरअसल इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि किरण देवी थी और वो भैरव को देखते हुए पूरे रौबदार तरीके से एकदम भैरव के सामने उतरी। इधर किरण देवी को यहाँ देख भीड़ में भी फुसफुसाहट तेज होने लगी। अरे, ये तो किरण देवी है। ये यहाँ क्या करने आई है? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किरण देवी यहाँ क्या करने आई है, जबकि तभी किरण देवी मुस्कुराती हुई अपनी गाड़ी से उतरी और भैरव के सामने आकर खड़ी हो गई। अब कोई रास्ता न बचा तो हम का चुनाव में हराने का सोच रहे हो? सोच नहीं रहा किरण देवी, बल्कि हरा चुका हूँ। तुम ये चुनाव हर हाल में हारोगी किरण देवी। भैरव की इस बात पर किरण देवी एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो रे अर्णबवा, भैरवा तो दिन में भी सपना देख रहा है। भैरवा, हमरे पीछे मौजूद लोगन कोई इस भीड़ को देख रहे हो? ये तुम्हारे काफिले से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। भैरव को इतना कहते हुए किरण देवी ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और तभी वो भीड़ जोर जोर से किरण देवी के नाम के नारे लगाने लगी। जीतेगी, जीतेगी, किरण देवी जीतेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किरण देवी जिंदाबाद। भीड़ के इन जोशीले नारों को सुन भैरव के साथ आए हुए गांव वाले तो थोड़ा तनाव में नजर आने लगे थे, लेकिन भैरव अभी भी मुस्कुराते हुए किरण देवी की आंखों में देखे जा रहा था। किरण देवी, मैं कोई सपना नहीं देख रहा। मैं सच में इस चुनाव को जीतने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो भीड़ खड़ी है वो पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये सभी अपने मन से यहाँ आए हैं और देखना, अपने मन से ही ये सभी मुझे वोट भी देंगे। मैं ये चुनाव जीत रहा हूँ किरण देवी। इतना कहते हुए भैरव ने किरण देवी की आंखों में घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चुनाव कार्यालय के अंदर चला गया। किरण देवी को घूर कर देखने के बाद भैरव चुनाव कार्यालय के अंदर आ गया था, जहां चारों ओर सरकारी दस्तावेजों की फाइलें रखी हुई थी। ऑफिस में हलचल थी और सभी सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर बैठे काम कर रहे थे। भैरव गौर से चारों तरफ देख रहा था और जब उसके पीछे मौजूद राघव ने उसे बताया कि सामने वाले टेबल पर चुनाव नामांकन अधिकारी मौजूद हैं, तो वो तुरंत ही उसके सामने चला आया।
नमस्कार सर, मुझे नामांकन कराना है। भैरव की इस बात पर वो नामांकन अधिकारी मुस्कुराकर भैरव को देखने लगा। तो आप ही हैं भैरव? आइए आइए, बैठिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे लोगों ने मुझे बताया कि आप चुनाव में किरण देवी को सीधी टक्कर दे सकते हैं। नामांकन अधिकारी की इस बात पर भैरव थोड़ा चौंका, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाए हुए नामांकन अधिकारी को देखने लगा। जी सर, मैं भैरव हूँ और इस बार का चुनाव सिर्फ एक जीत हार का खेल नहीं होगा, बल्कि इस गांव की तकदीर बदलने की लड़ाई होगी। भैरव जी, मैं कई सालों से इस ऑफिस में हूँ। मैंने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन पहली बार महसूस हो रहा है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सिर्फ दिलचस्प नहीं, निर्णायक भी होगा। अब इस गांव की जनता को एक नया विकल्प मिलेगा जो सच में उनके लिए काम कर सकता है। निर्णायक तो नहीं कह सकते राघव जी, क्योंकि जनता का मन कब किस ओर चला जाए कुछ कह नहीं सकते। पर छोड़िए वो सब बातें और लाइए कागजात, इधर लाइए। नामांकन अधिकारी की बात पर भैरव ने तुरंत ही नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और वो फॉर्म अधिकारी की ओर बढ़ा दिया। भैरव अपने पीछे खड़ी यति, पूजा, कार्तिक और राघव की ओर भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। इधर नामांकन अधिकारी भैरव के उस फॉर्म को बहुत ही गौर से पढ़ रहे थे और फिर ना जाने उन्होंने उस नामांकन फॉर्म में ऐसा क्या देखा कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है भैरव जी, उम्मीद है आप इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें और इस चुनाव में जीत आपकी ही हो। नामांकन अधिकारी की बात पर भैरव ने मुस्कुराकर अपने साथ आए लोगों को देखा और तुरंत ही वहां से निकल गया। भैरव के साथ साथ कार्तिक, राघव और बाकी सब थे और सभी उसकी जीत को लेकर एकदम आश्वस्त नजर आ रहे थे। भैरव, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब हमें अपनी जीत जान लगा देनी होगी। हाँ दादा, हम लोगों को हर गांव जाना होगा। हम लोग हर जगह जाकर अपना चुनाव प्रचार करेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। हाँ, ये किरण देवी जहाँ जहाँ जाकर लोगों को पैसे दे रही है, वहाँ वहाँ जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किरण देवी के झांसे में ना आए। भैरव सभी के सुझावों को गौर से सुन रहा था और उसके भी चेहरे से ये साफ था कि वो इन सभी के सुझावों को अच्छी तरह से मानने वाला है। हाँ, हम लोग हर गांव जाएंगे और किरण देवी को इस चुनाव में हरा कर ही रहेंगे। भैरव दृढ़ निश्चय के साथ चुनाव कार्यालय के बाहर आया था और उसके बाहर आते ही समर्थक जोर जोर से नारे लगाने लगे। भैरव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैरव के समर्थकों को इस तरह से नारे लगाते देख किरण देवी एकदम तीखी निगाहों से भैरव और उसके समर्थकों को देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अरे जितना हंसना है हंस ले भैरवा, काहे से जब तू रोएगा ना तब तेरे आंखों में आंसू भी ना होंगे। हम तेरा हाल बिन पानी तड़पती मछली की तरह कर देंगे, जो तड़प तड़प कर पूरी तरह से मरती है। किरण देवी एकदम शातिर नजरों से भैरव और उसके लोगों को देखे जा रही थी, जबकि भैरव किरण देवी को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि मानो वो यहाँ हो ही ना। वो मुस्कुराते हुए अपने लोगों के साथ बैठा और तुरंत ही वहां से निकल गया। इधर भैरव जैसे ही अपनी टोली के साथ वहां से निकला, वैसे ही किरण देवी तुरंत ही अर्नब की ओर देखने लगी। अर्नब बुआ, बखत आ गयो है, चलो काम शुरू करी दो, हमरा से और ज्यादा इंतजार नहीं होगा। किरण देवी का हुक्म देते ही अर्नब ने पहले तो चारों ओर देखा और फिर बिना समय गंवाए चुनाव कार्यालय के अंदर चला गया। किरण देवी और उसके बाकी सारे लोग अपने आसपास देखने लगे कि कहीं कोई भैरव का आदमी या कोई पत्रकार उन्हें देख तो नहीं रहा। वो लोग सावधानी से चारों ओर देख रहे थे और तभी चुनाव कार्यालय से अर्नब बाहर निकल आया। अर्नब चुनाव कार्यालय के अंदर भले खाली हाथ गया था, लेकिन इस बार जब वो बाहर आया तब उसके हाथ में एक चाबी थी। अर्नब वो चाबी लिए हुए सीधा किरण देवी की जीप के पास आया था और फिर बिना कुछ कहे कार से एक भारी भरकम बैग निकालकर वहीं पार्किंग में खड़ी एक लाल बत्ती लगी कार की ओर बढ़ने लगा। दरअसल अर्नब उस बैग को लिए हुए जिस कार की ओर बढ़ रहा था वो कोई आम कार नहीं थी, बल्कि नामांकन चुनाव अधिकारी की निजी गाड़ी थी। कमबख्त, कोई देख ना ले। अर्नब तेजी से नामांकन अधिकारी की कार के पास आ गया था।
और उसने कार्यालय के अंदर से लाई चाबी से तुरंत ही उस कार की डिक्की खोली और तेजी से उस भारी भरकम बैग को उस डिक्की के अंदर रख दिया। अर्नब सतर्क निगाहों से इधर उधर देख रहा था और फिर उसने तुरंत ही डिक्की को लॉक कर दिया और चुनाव कार्यालय के अंदर लौट आया। इधर नामांकन अधिकारी अपने कार्यालय में अकेले बैठे फाइलों की जांच कर रहे थे। तभी अर्नब अंदर आ गया और उसने चाबी को टेबल पर रख दिया। सर, आपने जितना बोला था उतना आपकी कार में रख दिया है। बस अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भैरव किसी भी हालत में चुनाव ना लड़ने पाए। तुम्हारी किरण देवी ने जितना दिया है उससे तो मैं उसे आज ही विजेता घोषित कर सकता हूँ, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल नाम की भी चीज होती है अर्नब बाबू। पर चिंता मत करो, भैरव अब इस चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएगा। नामांकन अधिकारी की इस बात पर अर्नब ने पहले तो एक नजर चुनाव अधिकारी पर डाली और फिर पैसे से भरे उस बैग के बारे में सोचते हुए वो बाहर आ गया, जिसे उसने नामांकन अधिकारी के डिक्की में डाला था। इधर किरण देवी अर्नब का ही इंतजार कर रही थी और अर्नब के आते ही वो उससे सवाल जवाब करने लगी। बात हो गई। जी बड़ी अम्मा, अब भैरव का चुनाव लड़ना नामुमकिन है। शाबाश, पर अब चल यहाँ से, वरना कोई हम पे शक कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। किरण देवी के इतना कहते ही अमरेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और किरण देवी और बाकी सभी लोगों को लेकर वहां से निकल गया। भैरव चुनाव प्रचार में राघव, कार्तिक, यति और पूजा सभी को लेकर जा रहा था। वो लोग अभी चुनाव प्रचार करने के लिए एक गांव में ही आए थे जहां किरण देवी ने पैसे बांटने का वादा किया था। वो मंच पर खड़ा होकर अपने सामने मौजूद लोगों को देख रहा था। किरण देवी के पैसे बांटने के वादे की वजह से वहां सभा में बहुत कम लोग आए थे, लेकिन भैरव वहां मौजूद कम लोगों को भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। चुनाव में एक एक वोट का महत्व है। अगर यहाँ पर एक आदमी भी आया होता तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता। खुद में इतना सोचते हुए भैरव ने चोंगा से लगे इस माइक को अपने हाथ में लिया और सामने मौजूद लोगों को देखते हुए उन्हें संबोधित करने में लग गया। भाइयों और बहनों, आप सब यहाँ जमा हुए हैं, इसका मतलब साफ है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगने लगा है कि अब बदलाव की जरूरत है। सालों से इस गांव पर किसी और का राज चल रहा है और अब एक ऐसी महिला आप लोगों पर राज करना चाहती है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का खून चूसना है। भाइयों, याद रखिएगा कि अगर आज आपको कोई 500 रुपए हाथ में दे रहा है तो आने वाले कल में वो आप लोगों के ही हक से 5000 रुपए वसूलेगा भी। इसलिए अपना वोट एकदम सोच समझ कर दीजिएगा। भैरव की इस बात पर लोग धीरे धीरे तालियां बजाने लगे और तभी राघव भी आगे आ गया। हाँ, हमारे सब भाई बहन, आप सब लोगन सोचिए, जब से हम सबको होश आया है तब से हमने यही देखा है कि यहाँ सड़क मिट्टी की ही है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारा घर है जहाँ बिजली भी ना है। और अब जब आप लोगन को मौका मिला है अपनी तकदीर खुद लिखने का, तो देखिए आज रूनी की साथी किरण देवी आप लोगों का वोट बटोरने आ गई है। हम सब साथी लोग सावधान रहिए, काहे से कि हमारे खेत, हमारी जमीन, सब कुछ अभी तक हम लोगन का ही है। लेकिन अगर किरण देवी जीत जाती है तभी सब चीजन कुछ भी हम लोगन का ना रहेगा। राघव को गांव वाले लहजे में बात करता देख गांव वाले और ज्यादा जोर से तालियां पीटने लगे और कुछ लोग तो भैरव के नाम का नारा भी लगाने लगे। भैरव दादा, हम तो आपको ही वोट दे गए। हाँ भैरव, पहले बाबा साहब ने हम लोगों का इतना मदद किया, अब हम लोगों को तुमरे पर पूरा भरोसा है। गांव वालों की इस प्रतिक्रिया पर भैरव बहुत खुश था। वो गांव वालों को भाषण देने के बाद घर घर जाकर लोगों से मिल रहा था। राघव और कार्तिक भी गांव के बड़े बुजुर्गों से मिल रहे थे, जबकि यति और पूजा महिलाओं को समझा रही थी कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि न्याय का चुनाव है। भैरव और उसके साथियों की इस मेहनत का रंग जल्द ही सबके सामने आने लगा। धीरे धीरे वैसे लोगों का नजरिया भी बदलने लगा था जो किरण देवी को वोट देने वाले थे। एक बुजुर्ग आदमी जो पहले किरण देवी का समर्थक था, वो भैरव के सामने हाथ जोड़कर आ गया था। भैरव बेटा, मैं पहले समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने अपने खेतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए मेहनत की थी, लेकिन हमें क्या मिला? किरण देवी ने थोड़े थोड़े पैसे कर्ज में देकर
मेरा सब कुछ अपने नाम करवा लिया। वो एक नंबर की बेईमान है। लेकिन भैरव बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम सही इंसान को चुने। इस बार हमारा वोट तुझे ही मिलेगा। दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत है। अब अगर हम ये चुनाव न भी जीते ना, तो भी कोई गम नहीं। भैरव गांव के बुजुर्गों को अपनी ओर आता देख बहुत खुश था, जबकि गांव के सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि गांव के युवा भी भैरव के साथ थे। भैरव को चुनाव प्रचार करता देख कई सारे युवा उसके पास आकर उससे हाथ मिलाने लगे। भैरव भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार हमारा गांव बदलेगा। बुजुर्ग और जवान लोगों के बाद काफी सारी महिलाएं भी थी जो भैरव का समर्थन करने आ रही थी। भैरव भैया, हम लोग कभी भी उस किरण देवी को वोट नहीं देंगे जो उस रोनी के साथ मिलकर लड़कियों की खरीद बिक्री करती थी। हम तो आपको ही वोट देंगे। जी माँ, आप लोग का साथ रहा तो हम लोग इस चुनाव को जीत ही जाएंगे। याद रखिएगा माँ जी, इस चुनाव में होने वाली जीत मेरी जीत नहीं बल्कि हम लोगों की जीत होगी। भैरव की प्यार भरी बातों ने क्या महिलाएं, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, बल्कि बच्चों का भी दिल जीत लिया था। सभी गांव में जहां चारों ओर बस किरण देवी की ही चर्चा होती थी, अब वहां भैरव का भी जिक्र होने लगा था। भैरव भी लोगों की इस सकारात्मक प्रतिक्रिया से बहुत खुश था, लेकिन बावजूद इसके उसने मेहनत करनी बंद नहीं की। चुनाव के दिन नजदीक आने के बाद भी हर दिन की तरह आज भी वो चुनाव प्रचार में ही लगा हुआ था कि तभी अचानक भीड़ में से राघव दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। भैरव, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ राघव भैया, इतनी घबराहट क्यों? भाई, चुनाव कार्यालय में उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची बाहर टांगी गई है, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं है। राघव की बात सुन भैरव बुरी तरीके से चौंक गया। क्या मेरा नाम नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, हमें वहां तुरंत चलना होगा। राघव की बात सुन भैरव तुरंत ही कार्तिक, पूजा, यति और कुछ समर्थकों के साथ तेजी से चुनाव कार्यालय की ओर बढ़ गया। और जब चुनाव कार्यालय पहुंचकर उसने उम्मीदवारों की लिस्ट को देखा, तब सच में उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। दरअसल सच में उम्मीदवारों की लिस्ट में से उसका नाम गायब था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो नियमों के तहत नामांकन किया, मेरा नाम काटने का क्या कारण दिया गया है? भैरव गुस्से से नामांकन अधिकारी के कमरे में आ गया। सर, मेरा नाम लिस्ट से क्यों हटाया गया? मुझे तुरंत इस बात का जवाब चाहिए। देखिए भैरव जी, आपके नामांकन पत्र में कुछ गंभीर खामियां थी। आपके कुछ कागजी प्रोसेस पूरे नहीं थे, जिसके कारण आपका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। कैसी खामियां? मेरे सारे दस्तावेज सही थे, मैंने खुद हर चीज की जांच की थी। आपके बैंक डिटेल्स और जरूरी कागजात में कुछ कमियां पाई गई हैं। चलिए अब बाहर चलिए, मुझे और भी काम है। इतना कहते हुए वो चुनाव अधिकारी पुलिस वालों को बुलाने लगा था, जिस वजह से भैरव और बाकी सबको आखिरकार कार्यालय के बाहर ही आना पड़ा। उम्मीदवारों की लिस्ट से अपना नाम हटने की वजह से भैरव बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया था, जबकि इधर यति ने जब भैरव के इस हाल को देखा, तब उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उम्मीदवारों की लिस्ट को चेक करना होगा। खुद में इतना कहते हुए यति तुरंत ही उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए चली गई। जहां एक और लिस्ट में भैरव का नाम मौजूद ना देख सब हिम्मत हार रहे थे, वहीं यति आगे बढ़कर फिर से लिस्ट देखने गई और खुशी खुशी लौटी। भैरव यति के चेहरे पर खुशी देखकर चौंक गया। गुड़िया, तुम इतनी खुश कैसे? अब तो किरण देवी को रोकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि भगवान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यति भैरव के पास आकर मुस्कुराने लगी। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो कई रास्ते खोल भी देते हैं। लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ये सही है, लेकिन कौन कौन से नाम हैं, इस पर भी ध्यान नहीं दिया। भैरव फिर से चौंक गया। मतलब ये कि लिस्ट में लक्ष्मी देवी का नाम है। ये सुनकर भैरव का मुंह खुला रह गया। लक्ष्मी देवी? यानी हमारी लक्ष्मी? हाँ, हमारी लक्ष्मी।
लक्ष्मी उसी गांव की एक विधवा औरत थी जिसकी भैरव और यति समय समय पर मदद करते रहते थे। लक्ष्मी को एक बार गांव वालों ने गांव से बाहर निकालने की धमकी दे दी थी उसके अवैध संबंधों के कारण, लेकिन लक्ष्मी गलत नहीं थी। उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, वो सब एक अफवाह थी। उस समय भैरव और यति ने लक्ष्मी को बचाया था। तब से लक्ष्मी भैरव और यति की शुक्रगुजार थी। यति की बात सुनकर भैरव ने खुशी से उठकर यति को गले लगा लिया। तब लक्ष्मी भी वहां आ गई। भैरव दादा, यति भाभी ने मुझे सारा प्लान बताया तो मैं मदद किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन मुझे यति भाभी ने कहा था कि अभी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं, क्योंकि अगर पहले ये बात किरण देवी को पता चल जाती तो और ज्यादा दिक्कतें आती। भैरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश हो गया था। वाह, तुम दोनों देवियां तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। चलो फिर लगते हैं इस मिशन पर, करते हैं अपना काम और उखाड़ फेंकते हैं किरण देवी के साम्राज्य को जड़ से। हाँ दादा, हम जरूर करेंगे। तो चलिए अपने काम पर लगे। भैरव और यति लक्ष्मी को लेकर गांव आए। वहां सभा स्थल पर पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी को सबके सामने प्रेजेंट किया। भैरव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आप सबको शायद पता चल ही गया होगा कि किरण देवी ने मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया है, लेकिन यति ने समझदारी से लक्ष्मी का नॉमिनेशन पहले ही करवा दिया था। अगर मेरा नॉमिनेशन रह जाता तो लक्ष्मी अपना वापस ले लेती, लेकिन अब जब मैं चुनाव में नहीं हूँ तो लक्ष्मी चुनाव लड़ेगी। अब हम लोगों के चुनाव का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी करेगी। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं, पर यति ने ध्यान दिया कि सभा स्थल पर गांव वाले बहुत कम थे। ये देखकर यति और भैरव को बहुत निराशा हुई। वो दोनों घर लौट आए। गांव वालों का वैसा समर्थन हमें नहीं मिल रहा जैसा हमें चाहिए। किरण देवी के बरगलाने का असर अभी भी लोगों पर है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि गांव वाले हमारी तरफ फिर से मुड़े। हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। यति परेशानी से चहलकदमी कर रही थी। भैरव उसके पास आया और उसे बाहों में लेकर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। पर मेरी गुड़िया, इन सबके बीच हम दोनों को ही तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना होगा। बोलो, मेरा साथ दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, होने वाले पापा। तो मेरी बात मानो, तुम कुछ दिन इस चुनाव के काम से खुद को आराम दो। अच्छा जी, तो सारा क्रेडिट खुद लेना है? हाँ। भैरव ने यति के माथे को चूम लिया। ना मेरी गुड़िया, तुम और मैं अलग कहाँ हैं? कोई भी काम तुम करो या मैं, बात बराबर है। बस एक बात छोड़कर। और वो क्या? इंसान को इस दुनिया में लाने का जरिया भगवान ने औरत को बनाया है, तो तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। इधर हवेली में किरण देवी और अमरेंद्र आपस में बात कर रहे थे। अमरेंद्र, अब चुनाव प्रचार में धन और बल का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तुम ही दोनों का पूरा ख्याल रखो। हाँ, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तभी किरण देवी का आदमी मंगरू अंदर आया। क्या बात है मंगरुआ, ऐसे धड़धड़ाते हुए काहे आ रहे हो? मालकिन, हमको पता चला है कि चुनाव में कौनो लक्ष्मी देवी है। भैरव और यति को सपोर्ट कर रहे हैं। रे ससुरा, अब ई का जंजाल है। भैरव को जल्दी खत्म करे के पड़ी, नहीं तो ये हमरा पीछा ना छोड़ेगा। कोई बात नहीं, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास है ही क्या? तुम जोश में होश खो देते हो अमरिंदर। वो भैरवा और उसकी मेहरारू बहुत ही तेज है। उनका स्पेशल ध्यान रखना। जी ठीक है। भैरव के घर में भैरव और यति आपस में चुनाव से जुड़ी सलाह मशवरा कर रहे थे। तभी वहां पर कार्तिक आया। दादा, अभी अभी मलंग की बातों से पता चला है कि नारायण भवन का कोई तहखाना है जिसमें कोई ऐसी चीज है जो अवैध है। वो हथियार हो सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर यति और भैरव चौंक गए। इसका मतलब किरण देवी अपने घर में अवैध हथियार रखती है। अगर वो हथियार रखती है तो इसका ये मतलब है कि चुनाव में वो अपने हथियार का इस्तेमाल जरूर करेगी। हाँ दादा, और मुझे अपने दोस्तों से भी ये पता चला है कि उनके पास बहुत सारे पैसे कैश में होते हैं हमेशा। अब कैश का मतलब तो यही हुआ कि वो काला धन है जिस पर वो टैक्स की चोरी करती है। यह सुनकर भैरव और यति के चेहरे पर चिंता के निशान आ गए। मतलब इन राक्षसों के पास धन और बल दोनों ही है और वो इन दोनों का ही प्रयोग इस चुनाव को जीतने के लिए करेंगे। और उनके इस जाल में फंसेंगे बेचारे भोले भाले गांव वाले।
नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब जब हम चुनाव में वापस आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम किरण देवी के हथियार और काले धन की बात गांव वालों के सामने रख दें। पर दादा, गांव वाले क्यों आपकी बात मानेंगे? हाँ, कार्तिक सही कह रहा है। हमें गांव वालों को सबूत देना पड़ेगा कि किरण देवी के पास हथियार और काला धन है। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। हमें सबूत जुटाना पड़ेगा और इस सबूत की तलाश हम आज रात से ही शुरू करेंगे। उसी दिन रात के अंधेरे में भैरव और यति नारायण भवन में सबूत की तलाश में निकले। वो जब सुक्खी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे तो किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। दोनों ने झोपड़ी के अंदर झांका और अंदर का नजारा देखकर शौक रह गए। यति और भैरव ने देखा कि सुक्खी की झोपड़ी में अमरेंद्र और उसके आदमी थे। अमरेंद्र सुक्खी से कह रहा था, सुखिया, ये पैसे रख और पता है ना कि वोट किसे देना है। सुक्खी के चेहरे पर डर था। वो डर से कांपते हुए बोला, जी, हम समझ गए कि हमको क्या करना है। फिर अमरेंद्र अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। भैरव गुस्से से कांप रहा था। वो गुस्से में धीरे धीरे बोला, मन तो करता है कि अभी जाकर इस अमरेंद्र को यहीं खत्म कर दूं। यति ने भैरव के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। वो धीरे से बोली, अभी प्लीज आप शांत हो जाइए। हमें गुस्से में एक भी गलत कदम नहीं उठाना है। यति की बात सुनकर भैरव थोड़ा शांत हुआ और बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें पेशेंस से काम लेना होगा। चलिए, हमें नारायण भवन की तरफ जाना है। दोनों नारायण भवन की ओर चले। नारायण भवन में किरण देवी और अर्नब बात कर रहे थे। अर्नब, अमरेंद्र काम कर रहा है। तुम्हें ध्यान रखो कि हमारी खुफिया जानकारी कौनो लीक ना करे। ओ भैरवा की टोली के पास हमारे जितना पैसा और होशियार तो नाए हैं, पर दिमाग बहुत ही चलता है उनका। हाँ, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि कोई जानकारी लीक ना हो और हम अपने वोटरों पर अपनी पूरी गिरफ्त बना कर रखें। हाँ, सभी तैनात रहो, कौनो गलती नहीं चाहिए। यति और भैरव नारायण भवन के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, बहुत अंधेरा भी नहीं था। दोनों जानते थे कि नारायण भवन में घुसना इतना आसान नहीं होगा। पहले भैरव पिछले दरवाजे पर चढ़ा और अंदर से उसकी कुंडी खोली। यति अंदर आ गई। रात गहरी होने के कारण सारे पहरेदार भी लगभग सो गए थे। यति और भैरव दबे पांव नारायण भवन की ओर बढ़ रहे थे। तभी घर के पिछले हिस्से में उसे उसके पैर रखने पर उन्हें एहसास हुआ जैसे नीचे कुछ हो। यति, ऐसा लगता है जैसे अंदर से ये जगह खाली हो। भैरव ने पैरों से धमधम की आवाज की तो नीचे खाली सा लगा। मुझे लगता है जैसे नीचे तहखाना है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन पहले हमें खोजना होगा कि यह तहखाना खुलता कैसे है। यति, तुम टॉर्च पकड़ी रहो, मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। यति ने टॉर्च पकड़ा और भैरव तहखाने का दरवाजा खोलने लगा। उसे दरवाजा तो मिल गया, लेकिन वो बहुत भारी और मजबूत था। वो यति को वजन उठाने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट थी। भैरव खुद ही उसे खींचने की कोशिश करने लगा। दरवाजा थोड़ा सा उठा, लेकिन भारी होने के कारण उसके हाथ से छूट गया। दरवाजा हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा तो उसकी बहुत जोर की आवाज आई। यति और भैरव समझ गए कि अब सारे पहरेदार जाग जाएंगे। वो दोनों दबे पांव बाहर की ओर भागे। तेज आवाज सुनकर किरण देवी की नींद खुली। अर्नब भी जाग गया। सारे पहरेदार भी जागे। किरण देवी ने अपने कमरे से आवाज दी, ये कैसन आवाज थी? अरे कौन है रे बाहर? रे पता करो अर्नब, जल्दी उठो। रे मंगरू, बाहर देखो कौन आया है। सभी पीछे की तरफ गए जहां से आवाज आई थी। वहां कोई नहीं था। भैरव और यति वहां से निकल चुके थे, लेकिन तहखाने के दरवाजे को देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां कोई आया जरूर था। किरण देवी अलर्ट हो गई। आए ससुरा, किरण देवी के नाक के नीचे तक पहुंचने की हिम्मत किसकी हो गई? पता लगाओ जरा। इधर भैरव और यति एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरपट दौड़े जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद यति थक गई और वो अपना पेट पकड़कर हाँफने लगी। भैरव ने पीछे मुड़कर देखा। वो हाँफते हुए बोला, यति, हम अभी रुक नहीं सकते। किरण देवी के आदमी हमारे पीछे हो सकते हैं। प्लीज अपनी हिम्मत जैसी बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ यति। एक बार हम अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएं बस। यति फिर दौड़ने लगी।
और लगभग 10 मिनट दौड़ने के बाद वो रुक गई और अपना पेट पकड़कर बुरी तरह से हाँफने लगी। वो हाँफते हाँफते बोली, अब नहीं दौड़ पाऊंगी मैं। कोई रास्ता ना देख भैरव ने यति को अपनी गोद में उठा लिया और दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंच गया। जब तक किरण देवी के गुंडे वहां तक पहुंचते, भैरव और यति निकल चुके थे। भैरव गाड़ी चला रहा था और पीछे वाली सीट पर यति अधलेटी सी थी। कुछ दूर जाने के बाद जब भैरव को लगा कि किरण देवी के गुंडे अब पीछे नहीं आ सकते, तो उसने गाड़ी को रोका और यति के पास गया। गुड़िया, अब कैसा लग रहा है? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? मैं ठीक हूँ। नहीं, अब कोई खतरा नहीं है, तुम पानी पी लो। भैरव ने यति को पानी पिलाया। यति के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। अब घर चलो, मैं ठीक हूँ। भैरव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर नारायण भवन में किरण देवी के चेहरे पर चिंता दिख रही थी। वो अर्नब से बोली, अर्नब, ये तहखाने का सारा माल किसी दूसरे ठिकाने पर लगवाओ और जल्दी करो। जी करवाता हूँ, पर ये कौन हो सकता है जो हमारे तहखाने तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था? हमको लगता है ये जरूर वो भैरवा ही होगा। हमने उसका नामांकन रद्द करवाया है। वो गुस्से में तो जरूर होएगा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी चुनाव तक शांत रहो, गुस्से में ज्यादा होश ना खोना। अभी जनता के सामने हमको बुरा ना ही बनना। दूसरे दिन भैरव और यति अपने मुखबिर का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने अपने एक खास आदमी सूरज को किरण देवी पर नजर रखने के लिए रखा है। सूरज किरण देवी से जुड़ी खबरें भैरव और यति तक पहुंचाता है। सूरज के बारे में यति और भैरव के अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और यति ने दरवाजा खोला तो गेट पर एक लिफाफा था। यति वो लेकर अंदर आ गई। ये सूरज का संदेश आया है। दिखाओ। सूरज ने कहा है कि रात किरण देवी के तहखाने तक किसी ने पहुंचने की कोशिश की तो किरण देवी ने अपने तहखाने का सारा माल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। नए तहखाने का पता है क्या? हाँ। ठीक है, आज रात मैं यहाँ जाऊंगा। मैं का क्या मतलब? हम जाएंगे? नहीं गुड़िया, आज तुम नहीं जाओगी, बहुत रिस्क होता है। तो आप अकेले रिस्क लेंगे? ये मैं नहीं होने दूंगी, दोनों साथ जाएंगे। तभी वहां कार्तिक आ गया। कहाँ साथ जा रहे हैं दोनों? हाँ कार्तिक, तुम्हारे दादा अकेले जाएंगे किरण देवी के ठिकाने पर? नहीं दादा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा। हाँ, और मैं भी। भाभी, आप? नहीं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, हम तीनों चलेंगे। उस रात भैरव, यति और कार्तिक किरण देवी के नए ठिकाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किरण देवी के नए ठिकाने पर अचानक से उन तीनों भैरव, यति और कार्तिक पर हमला हो गया था, जैसे वो पहले से तैयार बैठे हों। आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि तुम आओगे जरूर। ये कहते हुए वो तड़ातड़ लाठी बरसाने लगा। आओ, स्वागत के लिए हम तैयार हैं। कार्तिक और भैरव गुंडों से लड़ने लगे। ऐसा लगता है इन्हें हमारे आने की खबर मिल गई थी। हाँ दादा, इनकी बातों से तो यही लग रहा है। कुछ देर लात घूंसों और लाठी की आवाजें आती रही। तभी एक गुंडा यति की ओर बढ़ा। यति होशियारी से उसके वार से बच गई और जमीन पर पड़ा एक ईंट का टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। तभी एक और गुंडा पीछे से यति को चोट पहुंचाने ही वाला था कि भैरव ने उसे रोक दिया। यति पलटी और फिर से वही ईंट उठाकर दूसरे गुंडे को भी मारा। गुड़िया, तुम निकलो यहाँ से और गाड़ी में जाकर बैठो। मैं आप दोनों को यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कार्तिक, मैं इन सबको संभालता हूँ। तुम यति को लेकर गाड़ी तक पहुँचो, मैं भी पहुँचता हूँ। ठीक है दादा। भैरव ने कार्तिक को बचाया और कार्तिक यति का हाथ खींचते हुए वहां से निकल गया। रुको कार्तिक, हम भैरव को यहाँ ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाभी, हम दादा को छोड़कर जा नहीं रहे, बस आपको वहाँ से निकालना था। हम गाड़ी में दादा का वेट करेंगे, वो जल्दी ही आ जाएंगे। पर कुछ नहीं भाभी, आपको दादा पर भरोसा है ना, वो संभाल लेंगे इन सबको। थोड़ी ही देर में भैरव ने सारे गुंडों को घायल कर दिया और वो सब भाग गए। भैरव गाड़ी के पास पहुंचा और तीनों घर की ओर निकल गए। भैरव के नए ठिकाने तक पहुंचने की बात नारायण भवन तक भी पहुंच चुकी थी।
किरण देवी अपनी जीत पर अट्ठाहस कर रही थी। ओ ससुरा भैरवा का टोली अपने आप को बहुत ही होशियार समझता है। सारा होशियार ये झाड़ दिए का बड़े आए हमरी जासूसी करने वाले। अरे हम किरण देवी हैं, हम टॉप पर हैं होशियारी में भी। ये तो ससुरा भी चुनाव का समय है, यही खातिर छोड़ना पड़ा, ना ही तो अच्छा मौका था। सभी को एक साथ निपटा ही देते। खैर निपटा तो हम देंगे ही। किरण देवी ने अपने अमरेंद्र को आवाज दी। ए अमरेंद्र, ओ अमरेंद्र। अमरेंद्र अंदर आ गया। जी? अपने नए ठिकाने की सुरक्षा का चाक चौ बंद करो। ये बार कोनो गलती नहीं होनी चाहिए। ओ भैरवा फिर से जरूर आएगा। ठीक है, हम सब पूरा ध्यान रखेंगे। भैरव, यति और कार्तिक घर पहुंचे। यति धीरे धीरे चलते हुए कमरे तक पहुंची और थकी हुई सी अपने बिस्तर पर बैठ गई। भैरव उसके पास बैठ गया। गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? भैरव की बात सुनकर यति की आंखों में आंसू आ गए। वो सुबकते हुए बोली, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? मेरी हिम्मत कभी कभी टूटने लगती है। भैरव ने आगे बढ़कर यति को सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, गुड़िया, हम सही हैं। सच और झूठ के बीच हो रहे युद्ध में हम सच के साथ हैं। पर सच कमजोर क्यों होने लगता है? सच का साथ देने वालों की मदद तो भगवान को भी ज्यादा करनी चाहिए ना? हाँ गुड़िया, ईश्वर हमारे ही साथ हैं। बस हमारे हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हमें इस परीक्षा में फेल बिल्कुल नहीं होना। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मेरी गुड़िया तो मेरी हिम्मत है, और अब मेरी गुड़िया को कोई माँ कहने वाली भी आ रही है ना? यति ने अपना सिर भैरव के सीने पर रख दिया। दूसरे दिन नारायण भवन में किरण देवी अर्नब और अमरेंद्र के साथ बैठकर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रही थी। का हो अमरेंद्र, गांव वालन को समझाने का काम हुआ? नहीं, अभी भी कुछ घर बचे हुए हैं। जल्द ही हो जाएंगे। जल्दी कब? चुनाव के बाद? नहीं, बस 1-2 दिन में। अर्नब, हथियारों की सुरक्षा का चाक चौबंद है ना? हाँ, पूरी तरह से सेफ है हम। ठीक है, चुनाव तक हम सबको आंख कान नाक सब खुले रखने हैं। वो सब तो ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि ये जो हम गांव वालों को समझाने का काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? गांव वाले हमें वोट देंगे सच में? ऐसा तो नहीं कि वो बाद में मुकर जाएंगे? तुम ऐसी फालतू बातें मत सोचा करो। हमारा प्लान फुल प्रूफ है। इतना कुछ देने के बाद गांव वाले हमें ही वोट देंगे। नहीं अमरिंदर, अर्नब की बात में दम है। जरूरी नहीं है कि गांव वाले अगर हमारा सामान ले रहे हैं तो वोट भी हमको करेंगे। हो सकता है कि वो हमसे माल ले लें और वोट हमको ना करें। अमरेंद्र किरण देवी की तरफ देखने लगा। आप कह रही हैं तो शायद ये भी संभव है। हमें ये बात दिमाग में लेकर चलनी होगी कि अगर गांव वालों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं किया तो हमें क्या करना चाहिए। सही जगह पर दिमाग लगाए हो अर्नब। अमरिंदर, कुछ सोचो। अगर गांव वाले हमारे पक्ष में वोट नहीं किए तो हम का कर सकते हैं? हाँ, कुछ सोचते हैं। इधर यति और भैरव आगे का प्लान बना रहे थे। मैं सोच रही थी कि कल मैं लक्ष्मी के साथ हर एक घर में जाऊं और गांव वालों को लक्ष्मी को वोट देने के लिए कहूं। अच्छा विचार है। तुम अगर लक्ष्मी के साथ रहोगी तो गांव वालों पर अच्छा असर पड़ेगा, खासकर महिलाओं पर। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पर गुड़िया, अब तुम्हें अपनी सेहत का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता जाएगा तुम्हारी दिक्कतें बढ़ेंगी और तुम्हें और ज्यादा केयर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ, पर यह समय हमारे लिए बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं अपना, अपने बच्चे का और इस पूरे गांव का ख्याल रखूंगी। आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ गुड़िया। दूसरे दिन यति और भैरव लक्ष्मी के साथ गांव में घूमने को निकले।
यति लक्ष्मी के साथ हर घर में जा रही थी। गांव की महिलाओं से यति ने बहुत प्यार से बात की। यति निर्मला देवी के घर पहुंची। निर्मला काकी, किसको वोट देंगी? अरे बिटिया, हमको कहाँ कछु समझ है किसको वोट देंगे। जिसको बच्चा सब बोलेगा उसी को वोट देंगे। काकी, ये लक्ष्मी है, ये चुनाव में खड़ी हुई है, इसको वोट देंगे ना? बिटिया, तू कह रही है कि मैं इस लक्ष्मी को वोट दूं? हाँ काकी, ये गांव के विकास के लिए काम करेगी। मैं लक्ष्मी के साथ हूँ, आप हमारा साथ देंगे ना? हाँ बिटिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें खूब आशीर्वाद है। तुम अपनी कोख में अपने बच्चे को लेकर इस गांव के लिए इतना कछु कर रही हो, तो हम तुम्हारा साथ कैसे नहीं देंगे। यति ने निर्मला को प्रणाम किया और वहां से निकल गई। शाम में घर पर मुखबिर सूरज का संदेशा आया, जिसे पढ़कर भैरव और यति के होश उड़ गए। सूरज का संदेशा पढ़ते हुए भैरव के चेहरे का रंग बदलने लगा। यति को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा आखिर क्या कह दिया है सूरज ने। यति ने घबराते हुए पूछा, क्या लिखा है सूरज ने? गुड़िया, अब तो ये लोग ज्यादा खतरनाक होने लगे हैं। ये लोग बूथ लूटने का प्लान बना रहे हैं। यह सुनकर यति का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये लोग तो राक्षस से भी बड़े राक्षस हैं। अब हम क्या करेंगे? गांव वालों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा गुड़िया। हमें जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत लाना पड़ेगा, ताकि इन्हें चुनाव से ही बाहर कर दिया जाए। हाँ, हम उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत खोजें और चुनाव आयोग को बताएं कि ये लोग अपराधी हैं, तो इनका नॉमिनेशन अभी भी कैंसिल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि हम इन्हें ब्लैकमेल कर सकें कि ये खुद ही चुनाव से पीछे हट जाएं। हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा। इधर नारायण भवन में किरण देवी कुछ सोच विचार में डूबी थी। अर्नब का ये प्लान तो बढ़िया है कि हम बूथ लूट सकते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि हमारे साइड ज्यादा वोट नहीं आ रहे, तो हम बूथ लूट लेंगे। तभी अमरेंद्र वहां आ गया। अमरेंद्र, कैसन चल रहा है रे तैयारी? तैयारी अच्छी चल रही है। मैं आपसे कुछ कहने आया था। हाँ बतावा, का कहे के चाहिए? मैं सोच रहा था कि जिस ठिकाने पर हमारे गुप्त दस्तावेज रखे हैं, वहां थोड़ी सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो अमरेंद्र। यह बात अभी अभी हमारे दिमाग में भी आई थी। ये भैरवा और उसका टोली वहां भी पहुंच सकत है। ठीक है, तुम वहां का भी सुरक्षा बढ़ाए दो और ध्यान रखना, उस सबको हमारे खिलाफ कोनो सबूत हाथ ना ही लगना चाहिए। जी ठीक है, मैं वहां की सुरक्षा बढ़वा देता हूँ। इधर भैरव और यति गांव के पुराने सरपंच से मिलने गए। दोनों ने आगे बढ़कर पुराने सरपंच हरिराम के पैर छुए। खुश रहो, खुश रहो, तुम दोनों खुश रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। काका, हमें आपके आशीर्वाद के साथ आपकी मदद की भी जरूरत है। हाँ बोलो ना बिटवा, जो मदद कहोगे हम करेंगे। हाँ, बाकी हमारी उम्र देख ही रहे हो, हम ज्यादा चल फिर नहीं सकते। हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। काका, आप हमारा साथ दीजिए चुनाव में। आपको तो पता ही होगा कि उस किरण देवी ने हमारा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया। फिर भी लक्ष्मी लड़ रही है चुनाव, और हम लक्ष्मी का साथ दे रहे हैं। आप हमारा साथ देंगे ना? हाँ बिटिया, हम तुम दोनों के साथ हैं। जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। काका, हमें पता चला है कि किरण देवी बूथ लूटने वाली हैं। यह सुनकर हरिराम चौंक गया। हे भगवान, और कितना पाप करेगी ये। अब इसका क्या उपाय है भैरव? इसका उपाय हमें सोचना पड़ेगा काका। हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, ताकि हम गांव वालों के सामने उनका काला चिट्ठा रख सकें और गांव वाले उनका असली चेहरा देख सकें। सच्चाई जानने के बाद वो सही को चुनते हुए लक्ष्मी को वोट करें। पर तुम लोग सबूत इकट्ठा करोगे कैसे? हम करेंगे काका, बस आप
अपना स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें हम पर। वो हमेशा बना रहेगा बिटिया। विजयी हो तुम दोनों। यह कहकर हरिराम ने अपना एक हाथ भैरव के सर पर और एक हाथ यति के सर पर रख दिया। भैरव और यति घर आए और सूरज को मैसेज भेजा कि किरण देवी से जुड़ा कोई अपडेट हो तो दे दे। तभी मोबाइल पर सूरज का मैसेज आया जिसमें एक पता था और भैरव और यति को वहां जाने के लिए कहा गया था। दोनों वहां जाने का प्लान बनाने लगे। आज ही इस ठिकाने पर हम छापेमारी करेंगे। यति के चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। भैरव उसके पास आया और प्यार से उसको सहलाने लगा। गुड़िया, तुम थकी हुई लग रही हो। ऐसा करते हैं कि मैं और कार्तिक छापेमारी के लिए जाते हैं, तुम आराम करो। नहीं, मैं चलूंगी। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हुई हूँ। अभी मेरी कोई भी परेशानी किरण देवी को बर्बाद करने के रास्ते में नहीं आ सकती। हमें इस मिशन को सफल बनाना ही है, किसी भी हाल में। आपकी गुड़िया बहुत मजबूत है, आप भरोसा रखिए। उसी रात यति और भैरव सूरज के दिए हुए पते पर सबूत खोजने निकले। रात के अंधेरे में वो उस जगह पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां सुरक्षा चाक चौबंद थी। यहाँ तो सुरक्षा बहुत कड़ी है, हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर तो हम जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। भैरव पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था। भैरव ने पीछे से जाकर उस गार्ड के सिर पर एक लाठी मारी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। भैरव और यति दरवाजा खोलकर धीरे धीरे अंदर घुसे। कमरे के पीछे के दरवाजे पर भी एक गार्ड खड़ा था। भैरव के हाथ में अभी भी वो मोटा डंडा था। उसने उस डंडे से उस गार्ड के सिर पर भी वार किया और वो बेहोश हो गया। दोनों उस कमरे के अंदर चले गए। वहां कुछ पुरानी अलमारियां और टेबल रखे थे। अलमारी लॉक थी। ओह, ये अलमारी तो लॉक है, अब क्या करें? भैरव ने यति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके बालों से पिन निकाल ली। उस पिन से थोड़ी कोशिश के बाद भैरव ने अलमारी खोल ली। अलमारी में कुछ पेपर्स थे और कुछ छोटी मोटी पॉलिथीन की बनी हुई पुड़ियां। ये क्या है? भैरव ने उस पुड़िया का सामान अपनी नाक से लगाकर सूंघा। ड्रग्स। हे भगवान, ये भी? यति, शांत रहो। हमें अच्छे से तलाशी लेनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा सकें। भैरव ने वो पर्स और कुछ पुड़िया साथ में रख ली और अलमारी की फोटो खींच ली। दोनों दूसरे कमरे की ओर बढ़े और वहां जो देखा उसे देखकर भैरव और यति के होश उड़ गए। कई टेबल पर देसी कट्टे सजाकर रखे गए थे। मतलब चुनाव में किरण देवी इन्हीं का इस्तेमाल करने वाली है। सिर्फ चुनाव में ही नहीं, कट्टों की संख्या देखकर लग रहा है कि वो इसका बिजनेस करती है। हाँ यति, तुम सही कह रही हो, पर अब हम करें क्या? पहले इसकी फोटो लेते हैं, फिर कल गांव वालों को इसके बारे में बताएंगे। भैरव ने उन देसी कट्टों की तस्वीर ली। तभी उन्हें बाहर से किसी चीज की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर यति एकदम से डर गई। बाहर से वो आई आवाज पुलिस की गाड़ी के सायरन की थी। भैरव और यति कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके कानों में एक और आवाज आई। हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, भागने की कोशिश भी मत करना। भैरव और यति अवाक थे कि अचानक यहाँ पुलिस कैसे आ गई। अब हम क्या करेंगे? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने हमें घेर लिया है। भागने की कोशिश की तो हो सकता है वो गोली चला दें। उन्हें अंदर आने देते हैं। पुलिस के सिपाही हाथों में बंदूक लिए अंदर आए। कमरे की लाइट ऑन की तो उन्हें भैरव और यति दिखे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। भैरव और यति ने हाथ ऊपर कर दिए। जमीन पर बैठो। भैरव और यति जमीन पर बैठ गए। यति कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये सब किरण देवी के काले कारनामे हैं। यहाँ ड्रग्स और अवैध हथियार हैं। चुप करो, अपने काले कारनामे को किसी और का नाम दे रही हो, बेशरम। यति को गाली देता देख भैरव को गुस्सा आ गया। मेरी पत्नी को गाली मत दो। ये सुनकर पुलिस वाले ने भैरव की पीठ पर एक डंडा मार दिया। गाली मत दो? हाँ, बड़े आए शरीफ लोग। काला धंधा करते हुए शर्म नहीं आती? ये सब हमारा नहीं है, उस किरण देवी का है। हम तो बस चलो पुलिस थाने, सब पता चलेगा क्या किसका है। वो तो हमें समय पर फोन आ गया और हम यहाँ आ गए, नहीं तो पता नहीं तुम लोग चुनाव से पहले यहाँ क्या उत्पात मचाते। भैरव और यति समझ गए कि ये सब किरण देवी का किया धरा है।
अच्छा, तो ये सब किरण देवी का किया है। उससे पहले ही पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई रास्ता तो निकालेंगे गुड़िया। पुलिस भैरव और यति को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। उस घर को सील कर दिया गया। नारायण भवन में किरण देवी फिर से अपनी जीत पर इतरा रही थी। पहुंचा दिया जेल उस भैरबा और उसकी लुगाई को। अब जेल में दोनों साथ साथ है चक्की पीसेंगे और उसका बच्चा भी जेल में पैदा होगा। वो बड़ा होकर पूछेगा, पापा हम जेल में कैसे पैदा हुए थे, कौन सा कांड किए थे तुम दोनों। ये कहकर किरण देवी ने ठहाका लगाया और उसके ठहाकों से नारायण भवन गूंज उठा। अमरेंद्र, कल वो पत्रकार लोगन को बुलाओ। बाकी सब जनता को भी पता चले कि चाहिए कि किरण देवी एक अपराधी को पकड़वावे में पुलिस के कितना मदद की है। जी, मैं थोड़ी देर में अरेंज करता हूँ। इधर पुलिस ने भैरव और यति को जेल में डाल दिया। जेल में कार्तिक और पूजा उनसे मिलने आए। दादा, ये क्या हो गया? धीरज रखो कार्तिक, सब ठीक होगा। हम जल्दी ही बाहर निकलेंगे। पूजा यति के पास गई और यति ने पुलिस कर्मियों की नजरों से बचकर पूजा को एक पेन ड्राइव दिया और फुसफुसाते हुए बोली, पूजा, इसे संभाल कर रखना। आंखों ही आंखों में पूजा ने हाँ कहा और आश्वस्त किया कि वो समझ गई है कि पेन ड्राइव में क्या है। कार्तिक और पूजा चले गए। तभी एक महिला पुलिस ने आकर लॉकअप का गेट खोला और यति की तरफ देखकर बोली, तू चल लेडीज सेल में। यति भैरव की ओर देखने लगी। भैरव ने महिला पुलिस से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज इसे यहीं रहने दीजिए। ये मेरी पत्नी है और प्रेग्नेंट है। चल हट, ये लॉकअप है, कोई रोमांस की जगह नहीं है कि तुम दोनों लैला मजनू को एक साथ रखें। यति ये सुनकर घबरा गई। आप भी तो महिला है ना, मेरी प्रॉब्लम समझिए। मुझे इस वक्त मेरे पति की जरूरत है। पति की जरूरत है तो घर में रहना था ना। ये हथियार और ड्रग्स का धंधा करने की क्या जरूरत थी? वो सब हमारा नहीं है, किसी और का है। हम भी आपकी तरह पता लगाने ही गए थे। अच्छा, तो पुलिस समझती है खुद को? प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। अरे बाबा, अभी कोई आदमी पकड़ के लाया जाएगा तो उसको कहाँ रखेंगे? महिला वार्ड में? जब तक कोई नहीं आता तब तक तो रहने दीजिए ना। अच्छा बाबा, ठीक है, तू पेट से है इसलिए मान रही हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। ये सुनकर यति और भैरव के चेहरे रिलैक्स हुए। इधर नारायण भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। किरण देवी जी, चुनाव से पहले गांव में ड्रग्स और अवैध हथियार पकड़े गए हैं। ये किस ओर संकेत करते हैं? देखो, हम गांव का भला चाहते हैं, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। हमने तो पकड़वाया है उन गुंडों को। हमने सुना है कि पकड़े गए आरोपी में से एक भैरव ने चुनाव में नॉमिनेशन भी किया था पर रद्द हो गया। तो अच्छा ही हुआ ना। ऐसा क्रिमिनल चुनाव लड़ेगा तो हम जैसे शरीफ कहाँ जाएंगे फिर। वाह, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, हमारा तो काम ही जनता की भलाई करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। इधर कार्तिक हरिराम के साथ भैरव से मिलने जेल में पहुंचा। कार्तिक के पास कुछ जरूरी जानकारी थी। दादा, हमें पता चला है कि किरण देवी ने गांव के कुछ प्रमुख जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया है। अब वो किरण देवी के पक्ष में गवाही देंगे। ये सुनकर भैरव और यति सकते में आ गए। ये तो बुरी खबर है, इससे तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। भैरव बेटा, तुम धीरज रखना, मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। जिन जमींदारों को किरण देवी ने खरीदा है, उनके अलावा और भी कुछ मजबूत लोग हैं गांव में जो हमारी मदद करेंगे। मैं उन लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता हूँ। तुम यहाँ पर यति का ध्यान रखना, उसे अभी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। इधर नारायण भवन में अमरेंद्र किरण देवी से बात कर रहा था। हमने भैरव और यति को तो गिरफ्तार करवा दिया, पर फिलहाल हमारा सामान भी पुलिस के कब्जे में है। उसे हमें जल्द से जल्द छुड़वाना होगा। तुम उसकी फिक्र ना ही करो, वो हम जल्द करवा लेंगे। आखिर चुनाव में हमको उसकी जरूरत है। पुलिस का क्या है, उसको तो जिधर नोट दिखाओगे वहां सूंघते सूंघते वहां तक आ जाएगा। नोट सूंघाओ पुलिस वाले को और अपना सामान ले आओ। जी।
जेल में यति की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। मुझे घबराहट सी हो रही है। क्या हुआ गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मतलब नहीं, शायद मैंने दवाई नहीं ली है इसलिए। ठीक है, मैं तुम्हारी दवाइयां घर से मंगवाता हूँ। भैरव ने कांस्टेबल से कहकर घर फोन करवाया। कुछ देर बाद पूजा यति की दवाई लेकर आई और साथ में सूरज का संदेशा भी लाई। सूरज का संदेशा पढ़कर भैरव, यति और पूजा और ज्यादा चिंता में पड़ गए।